नया अंदाज, नया तेवर, बड़ी नजर, सही खबर, हर समय हर जगह तैयार। मुंबई का चौकीदार, मेट्रो मुंबई। तेल के भाव में नियंत्रण आने से सभी अंतर्राष्ट्रीय शेयर बाजारों में संतुलन बरकरार। क्रिप्टो के भाव में हल्की गिरावट, बिटकॉइन $47,000 और इथेरियम $3,300 के बीच में। सोने चांदी के भाव में नरमाई, दोनों के भाव में हल्का मूवमेंट। डॉलर के भाव में हल्का मूवमेंट, डॉलर बंद हुआ 75.98 रुपयों पे। ब्रेंट के भाव में संतुलन, अब $110 के रेंज में। पेट्रोल और डीजल में लगातार 9वीं बार बढ़ोतरी, पेट्रोल अब 115.88 रुपए प्रति लीटर और डीजल अब 100.10 रुपए प्रति लीटर। मंगलवार को भारतीय बाजार में संतुलन, सेंसेक्स 350 अंकों से बढ़कर बंद हुआ 57,943 अंकों पर। नमस्ते, आदाब, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। मेट्रो मन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई, आपका सबसे लोकप्रिय हिंदी भाषी चैनल। दोस्तों, आज सुबह सुबह खबर आई है पाकिस्तान से, हमारे नेबरिंग कंट्री से, कि इमरान खान जो है वहाँ के करंट प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने शायद अपोजिशन का ट्रस्ट मोशन लूज कर देंगे, क्योंकि जो उनके एलाय है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान, उन्होंने अपना सपोर्ट विड्रॉ किया है करंट गवर्नमेंट से, और अपोजिशन के साथ जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है आसिफ जरदारी की, उनके साथ अलायंस अनाउंस किया है। ये ट्वीट हुआ है आज सुबह। और अगर हमारे नेबरिंग देश में अगर कुछ इंस्टेबिलिटी आती है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है, तो शायद जो जियोपॉलिटिकल इश्यूज है वो शायद हाइटन हो जाएंगे और हमें इसके ऊपर थोड़ी नजर रखनी पड़ेगी। इसके ऊपर मेट्रो मुंबई के जरिए आपको लेटेस्ट खबरें मिलती रहेंगी। ये था पाकिस्तान का डेवलपमेंट। दोस्तों, महंगाई, हमने महंगाई के सामने मुहिम शुरू की थी, ऐलान जंग, जनता बनाम महंगाई, और इसके तहत हम आपको अलग अलग कहानियां दिखा रहे मुंबई करों की, कि कैसे मुंबई कर इस महंगाई से लड़ रहे हैं और कैसे एक अलग अलग जो पहलू है इस लड़ाई के, मुंबई कर कैसे इस लड़ाई में जीत रहे हैं और अच्छी तरह आगे बढ़ रहे हैं। ऐसी एक कहानी आज आपको दिखाएंगे हम, कि खर्चे पे नियंत्रण कैसे किया जाता है, कैसे हुआ, और कोविड की वजह से जो एक अच्छा इम्पैक्ट आया किसी के ऊपर। ये भी एक अद्भुत कहानी है जो आपको दिखाएंगे। तो पहले हम आपको एक छोटा सा स्टोरी दिखाएंगे जो हमारे रिपोर्टरों ने नाला सोपारे से की है, और मुंबईकर की कहानी, मुंबईकर की जुबानी। अगर ये एक अगर आपके पास वो डॉक्यूमेंट्री रेडी है, टेक्निकल टीम, तो प्लीज अभी दिखाया जाए और फिर हम चर्चा शुरू करेंगे। पूरी दुनिया कोरोना से परेशान है, दुखी है, लेकिन एक मुंबईकर ऐसा भी है जो कोरोना का शुक्रगुजार है, आभारी है और उसे तहे दिल से धन्यवाद दे रहा है। वजह सुनकर एक बार आप भी हैरान हो जाओगे, क्योंकि कोरोना ने उनकी वर्षों पुरानी लत छुड़ा दी और हर महीने 3,000 रुपयों की बचत करना भी सिखा दी। कोरोना से बचत का सबक सीखने वाले यही है अरविंद गुप्ता। नाला सुपारा में फलों का ठेला लगाते हैं। ये जनाब बगैर शर्माए बताते हैं कि वे पहले अपनी दिन भर की थकान मिटाने के लिए रोज शाम 100 रुपए की शराब पीते थे, लेकिन कोरोना में धंधा चौपट होने और कमाई बंद होने से उनकी शराब की लत छूट गई। बुरी आदत थी वो सुधर गई मेरी, लेकिन एक लॉकडाउन से मतलब सही है। अभी दारू पहले पीता था, 100 रुपया खर्चा होता था, अभी मतलब कंट्रोल किया हूँ, तो अभी धंधा बने डाउन है। 6-8 महीना हो गया, 6 महीना समझिए। नहीं, अभी कोई बात नहीं है, इतना कोई ये नहीं है। हम लोग काम करते थे, वजन उठाते थे, तो शाम को क्या तो आदमी ले लेता था, क्या करेंगे। अभी वो आदत थी, है कि नहीं। अभी ठीक है, अभी बढ़िया, लेकिन धंधा नहीं चल रहा है। धंधा माल खराब हो जा रहा है, कैसे चलेगा घर परिवार।
बढ़ती महंगाई में अपनी शराब की लत छूटने का सारा क्रेडिट अरविंद गुप्ता जी कोरोना को ही देते हैं। कोरोना के कारण लगे लॉकडाउन ने लोगों को जीना सिखा दिया। अरविंद गुप्ता का धंधा भी लॉकडाउन में गड़बड़ाया जरूर था, लेकिन एक बुरी आदत छूटने से उनकी जिंदगी अब पटरी पर आ गई है। छूट में मानिए 400-500 मिल रहा है, लेकिन खर्चा ज्यादा है। 800-900 मानिए घर का भाड़ा, दुकान का भाड़ा, उधर गोदाम लिया उसका भाड़ा, सब भाड़ा देना पड़ता है। मुंबई के करीब नालासोपारा में फल बेचकर 5 लोगों के परिवार की गुजर बसर करना आसान नहीं है। पति पत्नी के अलावा परिवार में 3 बच्चे भी हैं। महंगाई के दौर में धंधा भी पहले जैसा नहीं रहा, लेकिन इन सब के बावजूद शराब की बुरी लत छूटने से अरविंद अब खर्च में बेहद राहत महसूस करते हैं। अरविंद भले ही ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हो, लेकिन उन्हें धंधे की समझ है। इसीलिए पहले उन्होंने बोरीवली में अपना फलों का धंधा जमाया, फिर यूपी से अपने भाई को मुंबई बुलाया और उसके हवाले अपना जमाया धंधा कर दिया। फिर अरविंद ने नालासोपारा में खुद का फलों का नया धंधा शुरू किया। उन्होंने खर्च कम करना तो सीख लिया, लेकिन अपनी कमाई बढ़ाने को लेकर कुछ ज्यादा सोच नहीं पा रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि अभी जिंदगी ने जैसे बचत करना सिखाया है, वैसे ही जिंदगी शायद आगे कमाई बढ़ाना भी सिखा देगी। मेट्रो मुंबई के लिए निशा ठाकुर के साथ हितेंद्र पवार की रिपोर्ट। दोस्तों, आपने सुनी मुंबईकर की कहानी, मुंबईकर की जुबानी, बड़ी अद्भुत कहानी। कोविड का पॉजिटिव इम्पैक्ट, एक बुरी आदत छूट गई, बचत हुई। आज के पैनलिस्ट को प्लीज जोड़ा जाए। हमारे मेट्रो मुंबई मलाड स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं राजेश सोनी जी, मेट्रो मुंबई अहमदाबाद से ज्वाइन कर रही है प्रिया जोशी जी, और हमारे साथ जेपी शेट्टी साहब जुड़ेंगे और राजकुमार जी एज यूजुअल जुड़ेंगे। तो अगर सारे पैनलिस्ट आए हैं तो उन्हें प्लीज स्क्रीन पे लाया जाए। हम चर्चा शुरू करेंगे इस विषय पे और कुछ पहले हम आंकड़े भी दिखाएंगे, लेकिन पहले अगर पैनलिस्ट को लाया जाए स्क्रीन पे तो हम राजकुमार जी नमस्कार, शेट्टी साहब नमस्कार, राजेश जी नमस्ते। शेट्टी साहब कैसे हैं? अच्छा हूँ सर, आप लोग कैसे? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। आपको काफी दिनों के बाद देखा तो अच्छा है, आप आए, आपका कीमती वक्त आप हमारे लिए स्पेयर कर रहे हैं। प्रिया जी हैं, टेक्निकल टीम प्रिया जी हैं, तो उन्हें भी प्लीज लाया जाए। और आज राजकुमार जी, शेट्टी साहब, राजेश जी, हमने एक छोटी कहानी दिखाई एक फल वाले की, नालासोपारा में रहता है। पहले बोरीवली में अपना धंधा जमाया, बिल्कुल परफेक्ट धंधा किया, भाई को बुलाया, बोरीवली की दुकान उसके जिम्मे की, नालासोपारा गया, वहां शुरू किया धंधा। लेकिन ये करते करते रोज शराब पीने लगे अपनी थकान दूर करने के लिए। कोविड आया, धंधा चौपट हो गया, शराब की आदत छूट गई। अब देखिए कोविड का पॉजिटिव इम्पैक्ट सेहत पे, क्योंकि शराब पीना वैसे भी हानिकारक है। और दिन का 100 रुपए की शराब पीते थे, अब महीने में 3000 रुपए की बचत हुई कोविड की वजह से, और अभी शराब की लत बिल्कुल छूट गई है। 2 दुकान, भाई को भी बुलाया, भाई को भी बसाया, और देखिए कैसे महंगाई के सामने जो लड़ाई है हमारी, किस तरह से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। एक स्लाइड दिखाता हूं मैं, 2 आंकड़े, जैसी मेरी आदत है कि जो भी कहानी है उसके संदर्भ में कुछ आंकड़े देखना जरूरी है। तो एक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जो मेकअप है वो हम दिखाते हैं। अगर वो स्लाइड रेडी है टेक्निकल टीम, तो पहली स्लाइड जो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स वाली, वो अगर आप सामने लाए तो ये देखिएगा, ये राजकुमार जी, हमने ये डेटा निकाला कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है, इसमें वेटेज जो है, अलग अलग जो हमारे खर्चे होते हैं उसके वेटेज दिए गए हैं। तो इसमें 3-4 ऐसे वेटेज है जो हम, अगर हम इसके ऊपर ध्यान दें तो हम बचत कर सकते हैं। जैसे ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन 8.59%, फ्यूल 6.84%, स्नैक्स एंड स्वीट्स 5.55%, और सबसे जो महत्वपूर्ण मैं आपको दिखाऊं कि सरकार भी ये कहती है कि जनता की जो बजट है उसमें पान और नशीले पदार्थ का कंपोजिशन है 2.38%। यानी हमारे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में भी पान, गुटखा, तंबाकू और नशीले पदार्थ का कॉस्ट फैक्टर इन किया गया है, क्योंकि ये हमारे रोज की जिंदगी में खर्चा होता है 2.38%। और स्नैक्स और स्वीट्स, यानी जो हम मिठाई खाते हैं वगैरह, जो हम दिन भर में जो हल्का फुल्का जो नाश्ता कर लेते हैं, 5.5%। ट्रांसपोर्ट, यानी जो हम रोज की हम गाड़ी है या 2 व्हीलर है, 8.5%। और फ्यूल, यानी कि हमारा जो पावर बिल है वो 6.5-7%। तो ये अगर हम
ट्रांसपोर्ट, फ्यूल, स्नैक्स एंड स्वीट्स और पान एंड इंटॉक्सिकेंट्स, खास करके पान एंड इंटॉक्सिकेंट्स 2.38%, इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। और फिर हम ये आगे चल के ये देखेंगे कि क्या इन चीजों पे ध्यान रख के क्या हमारे खर्चे पे कंट्रोल आ सकता है या नहीं। और एक स्लाइड दिखाता हूं मैं कि आज अगर आप सिगरेट का क्या चयन करते हैं तो सिगरेट और गुटखा के भाव क्या है। और मैं खुद लेता नहीं हूं, तो मैंने आज भाव पहली बार देखा इस प्रोग्राम के संदर्भ में, तो मैं तो चकित रह गया कि इतना महंगा, ये आदत इतनी महंगी है सिगरेट की और तंबाकू की और नशीले पदार्थों की, गुटखा की। आप देखिए 4 स्क्वायर 10 पीस का 60 रुपया, यानी अगर आप एक पैकेट दिन का पीते हो तो आप 60 रुपया खर्चा करते हो। छोटी सिगरेट जो है, बड़ी सिगरेट 120 रुपया, गोल्ड फ्लेक 95 रुपया, 165 रुपया। यानी मैं तो समझता हूं कि अगर आज हमारी युवा पीढ़ी जो है या जो भी नागरिक है, अगर आज इन चीजों का चयन करती है तो दिन में कम से कम 100 से 200 रुपया खर्चा इसी पे जाता होगा। और आज जब महंगाई आपको डस रही है, जब महंगाई की एक तलवार आपके ऊपर लटकी हुई है, गुटखा का भाव देखिए आप, अगर आप जो एक रजनीगंधा जो सबसे पॉपुलर है 54 पीस अगर आप लेते हो तो 1000 रुपया, और जो विमल है वो 25 पीस है तो 230 रुपया। यानी कहने का मतलब ये है, और पैनलिस्ट को फिर से अगर वापस लाए स्क्रीन पे, कहने का मतलब ये है कि हमारी जिंदगी में, रोज की जिंदगी में ऐसे काफी बेफिजूल खर्चे हैं जो हम बिल्डअप करते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। थकान लगी है तो सिगरेट पी लिया, मूड आ गया तो गुटखा खा लिया, शाम को दोस्तों के साथ बैठे तो शराब पी लिया। और ये जो हम सोचते हैं ये एंटरटेनमेंट है, लेकिन इसका इम्पैक्ट हमारे बजट के ऊपर कितना बड़ा पड़ता है ये हमने आपको नंबर से दिखाया। 2.3% ओनली ऑन पान, गुटखा एंड इंटॉक्सिकेंट्स एंड नशीली पदार्थ है, और 5.5% मिठाई पे। ये सारी जो चीजें हैं, ये सारे जो खर्चे जिसके ऊपर हम नियंत्रण ला सकते हैं, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, हम 11% खर्चा उसके ऊपर करते हैं। तो हम अगर एक पेट्रोल डीजल के कंजम्पशन के ऊपर अगर हम थोड़ा कंट्रोल कर, टेलीकॉम है, वाईफाई है, हम जो पैकेज लेते हैं हमारे मोबाइल फोन्स के लिए, अगर उसमें थोड़ी सी हम कटौती करते हैं, उसमें कोई अच्छा एक डील करते हैं, तो वहां भी हम पैसा बचा सकते हैं ब्रॉडबैंड पे और वाईफाई पे। तो ये सारी जो चीजें हैं, अगर हम महंगाई से हम लड़ रहे हैं तो इन चीजों के ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है। और हमने इतनी बढ़िया कहानी सुनी अरविंद गुप्ता की कि जब उनकी लत छूट गई शराब की तो दिन में 100 रुपए की बचत, महीने के 3000 रुपए की बचत। अब देखिए कितनी बड़ी रकम होती है एक फल वाले के लिए। 3000 रुपया आपने बचाया, 5 लोगों के एक परिवार है, बीवी है, 3 बच्चे हैं, तो जब 3000 रुपया बचता है महीने का तो एक बहुत ही बड़ी राहत मिलती है। राजेश जी, पहले आपके पास आऊंगा क्योंकि आप बहुत ही कड़ी नजर रखते हैं मुंबई पे, और खास करके मुंबई के राजनीति पे, मुंबई के नागरिक पे, मुंबई के रहन सहन पे। तो ये कहानी और जो हमने आंकड़े दिखाए उसके ऊपर हम पहले आपसे टिप्पणी लेंगे, फिर राजकुमार जी के पास जाएंगे, और प्रिया जी आइए तो उनको लीजिएगा, और फिर सेठी साहब से हम शेयर मार्केट के संदर्भ में सुनेंगे कि जो कंपनियां ये पदार्थ बनाती है, जो सिगरेट बनाती है, गुटखा बनाती है, शराब बनाती है, इनका परफॉर्मेंस क्या रहा है पिछले कुछ सालों में। राजेश जी, पहले आप। सर, जिस फल वाले की कहानी हमारे चैनल पे बताई गई उसे मैं पर्सनली जानता हूं सर। मैं जहां बोरोली में रहता हूं वहीं इनका धंधा है। मुलजी नगर में इनके बड़े भाई धंधा लगाते हैं, और ये अरविंद गुप्ता छोटे भाई है जो नाला सुपारा में धंधा लगाते हैं। और दोनों ही भाई सर शराब के आदी है। इन्हें मैं व्यक्तिगत तौर पर जानता हूँ, लेकिन आपने जो छोटे भाई की कहानी बताई उनसे मेरी काफी वक्त से मुलाकात नहीं हुई, लेकिन कोरोना काल में जैसे आपने बताया वो शराब की लत उनसे छूट गई। तो ये कोरोना उनके लिए तो सौगात भरा रहा, गिफ्ट देके गया सर कोरोना उनको, कि दारू की लत छूट गई, उनकी सेहत सुधर रही है, उनके पैसे का बचत हो रही है। लेकिन सर मैं आपको बता रहा हूँ साइड इंपैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन सर, जो इन्फ्लेशन के दुष्प्रभाव क्या पड़ने लगे। तो सर अब पेट्रोल चोरी होना शुरू हो गया। यही स्थिति आ गई है कि मुंबई में अब चोर महंगी चीजों को चुराते थे तो अब पेट्रोल भी चुराना शुरू हो गया, क्योंकि पेट्रोल के दाम मुंबई में 116 रुपए तक पहुंच चुके हैं सर। तो पेट्रोल भी अब एक कीमती चीजों की श्रेणी में आने लगी है। तो चोरों के लिए अब पेट्रोल भी चुराना एक तरह की शाबाशी जैसा हो गया कि अब पेट्रोल चुरा लेंगे तो भी काफी है, कि हमें सोना चांदी ना मिले तो पेट्रोल ही चुरा लेते हैं, क्योंकि पेट्रोल ही इतना महंगा हो गया है सर। तो अब चोरों के लिए पेट्रोल एक कीमती वस्तु हो गई है और उससे भी चुरा रहे। उल्लासनगर का एक सीसीटीवी फुटेज आया था हमारे पास सर, वहां 2 चोर पेट्रोल चुराते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब महंगाई का आलम देखिए सर कि पेट्रोल चोरी शुरू होना हो गया है। और
आने वाले दिनों में सर क्राइम बढ़ेगा, क्योंकि महंगाई बढ़ते जा रही है, इनकम नहीं बढ़ रही है लोगों की, और अनएम्प्लॉयमेंट भी चरम पर है सर। तो सरकार को जरूर सोचना चाहिए कि कैसे महंगाई को रोका जाए सर। कल मैं सर एक संसद में मैं एक बीजेपी के एमपी निशिकांत दुबे, उनका स्पीच सुन रहा था, तो वो बता रहे थे कि पिछले सरकार में मनमोहन सिंह जैसे बड़े अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री थे, रघुराम राजन थे, वगैरह वगैरह, काफी इंटेलेक्चुअल टाइप के लोग मंत्रिमंडल में थे, लेकिन उन्होंने पेट्रोल डीजल के भाव को कैसे कंट्रोल किया? तो सर उन्होंने ये बताया कि 1,44,000 करोड़ के ऑयल बॉन्ड बेचे गए सर, और जिसके कारण सब्सिडी दी गई और पेट्रोल डीजल के दामों को नियंत्रण में रखा गया। ऐसा वो अपना पक्ष पेश कर रहे थे, और आज उसका भुगतान ये गवर्नमेंट कर रही है, और इस वजह से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। लेकिन आम जनता ये सब नहीं सुनना चाहती, नहीं जानना चाहती निखिल जी। उन्हें तो सिर्फ सर महंगाई कम होनी चाहिए। वो आप किस तरह करते हैं? आप सब्सिडी लेते हैं या लोन लेते हैं, पर महंगाई को कंट्रोल में करिए, क्योंकि जनता परेशान होते जा रही है सर। डीजल 100 रुपीज क्रॉस कर चुका है मुंबई महाराष्ट्र में। तो सर डीजल महंगा होने से इनडायरेक्टली सभी चीजें महंगी हो जाएगी आने वाले दिनों में, क्योंकि डीजल के दाम बढ़ेंगे तो जो रोजमर्रा की चीजें कॉमन मैन इस्तेमाल करता है वो सभी महंगी हो जाएंगे। दूध के दाम बढ़ चुके हैं सर, खाने के तेल के दाम बढ़ चुके हैं, सब्जियां महंगी हो चुकी है, फलों के दाम 10 रुपए से 20 रुपए किलो बढ़ चुके हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ रहा है सर। क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन, जो इन चीजों का ट्रांसपोर्ट जिससे होता है, उसके लिए ट्रक्स और मिनी टेम्पोस यूज किए जाते हैं, और वो ज्यादातर सब कुछ सर डीजल पर है। तो डीजल के दाम बढ़ने से सभी उत्पादों के चीज महंगे हो, सभी प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ेंगे सर आने वाले दिनों में। लेकिन निखिल सर एक छोटी सी बात बोलकर खत्म करना चाहूंगा कि अब सर जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो मिनी टेम्पो यूज होते थे, अब उसमें भी मैं देखता हूं सर इलेक्ट्रिक टेम्पोस आ गए, छोटे छोटे इलेक्ट्रिक टेम्पोस, और सीएनजी के पे ऊपर चलने लगे हैं। तो सर डीजल का विकल्प मिल रहा है, पेट्रोल का विकल्प मिलने की तैयारी हो रही है, और आने वाले दिनों में शायद सर डीजल पेट्रोल की कीमतें इतनी डिमांड ही ना हो डीजल पेट्रोल को, जो अभी दिखती है सर हाई मारी है डीजल पेट्रोल के लिए, रात दिन डीजल पेट्रोल की चर्चा होती है। तो सर आने वाले 2 to 4 इयर्स में सर आपको इलेक्ट्रिक, सीएनजी, एलपीजी वगैरह की गाड़ी, चलने वाली गाड़ियां ज्यादा दिखेंगी। शायद उसके कारण पेट्रोल डीजल की डिमांड इंडिया में कम हो जाए, और इस दिशा में सरकार काम भी कर रही है सर। बिल्कुल सही बोला आपने। देखिए, एक तो है कि आप हम सरकार की तरफ देखते हैं कि आप महंगाई कम कैसे करेंगे, और ये करना भी जरूरी है, क्योंकि सरकार का दायित्व ये बनता है कि जो आम आदमी है उसके ऊपर ध्यान दे। लेकिन साथ साथ जैसा हमने मुहिम चलाई है, ऐलान जंग, जनता बनाम महंगाई, जनता क्या कर सकती है इसके बारे में। तो जैसा आपने कहा, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आएंगी, एलएनजी के ऊपर जो एलपीजी, एलएनजी, सीएनजी वगैरह जो भी गैसेस हैं उसके ऊपर अगर गाड़ियां चल सकती है, तो पेट्रोल डीजल का जब डिमांड कम होगा तब ऑब्वियस है कि अगर सप्लाई स्टैटिक है या सप्लाई भी बढ़ता है तो भाव के ऊपर नियंत्रण आएगा और भाव गिरेगा। ये चोरी का जो आपने एक जो एग्जाम्पल दिया, ये चिंता की बात है, क्योंकि जब भी महंगाई बढ़ती है तब क्राइम रेट बढ़ता है, सब जानते हैं। क्योंकि महंगाई की एक बड़ी मजबूरी होती है, भूख एक बड़ी मजबूरी होती है, और जब भूख आपके घर में आता है तो आप कुछ भी करेंगे आपके परिवार को बचाने के लिए। तो हम तो यही प्रार्थना करते हैं कि ये जो आपने इंसिडेंट दिखाया वो एक वन ऑफ होगा और आगे बढ़ेगा नहीं। हमारे मुंबईकर काफी सक्षम है, अपने आप में भरोसा रखिए। देखिए, हमने फल वाले की जो कहानी दिखाई, कितनी अच्छी कहानी थी। एक बोरीवली में दुकान लगाई, जो भाई संभालता है, फिर नाला सोपारा में दूसरी दुकान खोली। देखिए कैसे ये महानगरी है राजेश जी, ये महानगरी है, सबको मौका देती है व्यवसाय करने का और कमाने का। आपके ऊपर है, आपकी क्षमता के ऊपर है कि आप आपकी आय कैसे बढ़ाए और खर्चे पे कैसे कंट्रोल लाए। हमने आपको सिगरेट के भाव दिखाए, गुटखा के भाव दिखाए, शराब के भाव हम सब जानते हैं कितना महंगा है। और हम ये भी जानते हैं कि मुंबई करों की आदत है गुटखा और पान और पान की, क्योंकि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में इसको वेटेज दिया गया है। देखिए, जब किसी चीज को सीपीआई में वेटेज दिया जाता है, इसका मतलब ये कि आम आदमी के बजट का एक अहम हिस्सा है। इसका मतलब ये हुआ कि आम आदमी के बजट में 2.5% खर्चा है पान, तंबाकू और नशीली पदार्थों पे। तो मेरे ख्याल से ये भी एक चिंता की बात है, और हमें इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए कि अगर महंगाई समझिए 8% से बढ़ रही है, तो आप 2.5% जो आपकी नशीली पदार्थ है उसको बंद कर दीजिए। वो तो जरूरी है ही नहीं, बिल्कुल बेफिजूल है। आप सिगरेट क्यों पीते हो, कोई जरूरी है क्या?
आप पैदा तो नहीं होते सिगरेट पीते हुए, तो आपको जो खाना पीना चाहिए उसके ऊपर ध्यान दे, आपके जो नेसेसिटीज है उसके ऊपर ध्यान दे, न कि बेफजूल खर्चे हुए। प्रिया जी आपका स्वागत है बहुत बहुत, कुछ दिनों के बाद आप आइए। नमस्कार, आप कैसी हैं? प्रिया जी की आवाज टेक्निकल टीम प्रिया जी की आवाज टेस्ट करिएगा। सर आ रही है। राजकुमार जी आप आपकी टिप्पणी, आपने कहानी देखी, आपने राजेश जी की टिप्पणी सुनी, सरकार ऑयल बॉन्ड्स, पेट्रोल की चोरी, लेकिन देयर इज होप, इलेक्ट्रिक व्हीकल, एलएनजी, गैस बेस्ड व्हीकल्स और ड्रॉप इन डिमांड ऑफ पेट्रोल एंड डीजल। आपसे मैं आर्थिक और राजनीतिक दोनों पे टिप्पणी लूंगा। राजकुमार जी। इसमें थोड़ा आर्थिक टिप्पणी मैं पहले कि इसमें जो चीजें आपने बताई जो नॉन एसेंशियल गुड्स हैं और एसेंशियल गुड्स, तो नॉन एसेंस को अगर आप अवॉइड करते हैं तो ऑलवेज कमेंडेबल है, उससे हर तरह के फायदे हैं। आप जान ही रहे, जैसे आपने बताया कि सीपीआई में 2.5% का है या और भी ज्यादा, उसके दूसरे भी बहुत इम्पैक्ट है, इफेक्ट है, जिसको आप अवॉइड करके आप ज्यादा हेल्दी रह सकते हैं, काम कर सकते हैं। एसेंशियल गुड्स की जहां तक बात है, उसको अगर आप कर्टेल करने का कोशिश करते हैं, इसका मतलब आप इकोनॉमिक एक्टिविटी को कर्टेल कर रहे हैं, तो वो काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगा निखिल जी। वो कहीं पे भी वही मार्केट को रोलिंग में रखता है। जब आप, इसका मतलब है कि आपका कंज्यूमरिज्म को आप कंट्रोल करने का कोशिश कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं पूरे इकोनॉमिक साइकिल को अफेक्ट करेगा, एंड दैट इज नॉट एडवाइजेबल। तो ये इकोनॉमिक एस्पेक्ट हो गया कि ये दोनों चीज को क्लैरिटी लेना पड़ेगा कि आप एक गलत आदत के शिकार हैं, उसको तो हर हालत में अवॉइड कीजिए, लेकिन जो एसेंशियल गुड्स हैं, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए का पार्ट है, उसको आप अवॉइड ना करें। वो तो आप करें, उसी से आपका भी फायदा होगा, आप भी हेल्दी रहेंगे, काम करेंगे, इकोनॉमी भी उसी से चलती है। ये एक पार्ट हो गया। रह गई बात की गवर्नमेंट की बात कि ऑयल बॉन्ड वगैरह जो गवर्नमेंट ने, मनमोहन सिंह थे, इकोनॉमिस्ट थे, या रघुराम राजन जो भी थे, ऑयल बॉन्ड अगर आपने दिया और सब्सिडाइज किया तेल को, तो उसमें क्या गलत है? अगर सब्सिडाइज आपने तेल किया तो वो पैसे कंज्यूमर के हैंड में गए, कंज्यूमर की परचेजिंग पावर बढ़ी, और कंज्यूमर के परचेजिंग और उतना ही नहीं, इन्फ्लेशन नीचे रहा, तो ये कहां से काउंटर प्रोडक्टिव हो गया? अगर कोई भी बीजेपी के एमपी है वो 2 लाइन बोल गए, क्योंकि शायद उनकी सोच वहां तक जाती है। अगर ऑयल बॉन्ड आपने लिया हुआ है 3%, 4% पे, 5% पे, तो वो काउंटर प्रोडक्टिव कैसे हो सकता है निखिल जी, इकोनॉमिक एंगल से? आप सोचो ना कहीं अगर ऑयल आप सस्ता करते हो तो इन्फ्लेशन नीचे जाता है, कंज्यूमर के हैंड्स में सस्ते पैसे आते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ता है, तो यहाँ तक सोचना पड़ेगा ना। ये हो गई गवर्नमेंट की बात। राजकुमार जी आपको थोड़ा इंटरप्ट करूंगा, अगर 1,44,000 करोड़ आपने ऑयल बॉन्ड में लिए हैं, चलो माना ले लिए आपने, मनमोहन सिंह ने लिए या जिन्होंने लिए, आपकी सालाना एक्साइज कलेक्शन क्या है पेट्रोल पे? 4 लाख करोड़ रुपया। यानी अगर आप 4 लाख करोड़ रुपया एक्साइज में ले रहे हो पेट्रोल से, तो फिर 1,40,000 करोड़ रिपे करने में कहाँ दिक्कत होती है आपको? तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो 1,40,000 करोड़ का जो आड़ में जो हम ऑपोजिशन और रूलिंग पार्टी और कांग्रेस और बीजेपी का जो झगड़ा चल रहा है, वो ऑप्टिकल है। आप 1,40,000 करोड़ लेके अगर आपने समझिए फिर आपकी आय उससे कम होती है तो आपको तकलीफ होती है, लेकिन आपने जब 1,40,000 करोड़ का बॉन्ड लेने के बाद जब वैट बढ़ाया, एक्साइज बढ़ाया और जनता से ही 4 लाख करोड़ सालाना ले रहे हैं, तो फिर आपको 1,40,000 करोड़ कहाँ छुपता है? छुपना नहीं चाहिए। तो ये एक थोड़ी मेरे ख्याल से एक ऑप्टिकल एक आर्ग्यूमेंट हो जाता है। वो आपने बॉन्ड ले लिया, इसकी वजह हम भुगत रहे हैं, लेकिन आप भुगत रहे हो, लेकिन आप जमा भी तो कर रहे हो। अब 4 लाख करोड़ रुपए जो सालाना आता है, जाता कहाँ है? आप फिर बोलेंगे नहीं कोविड में हमने अनाज फ्री दे दिया और ये दे दिया, तो चलो वो कोविड की बात हो गई, लेकिन 4 लाख करोड़ तो आ रहा है पेट्रोल से ही तो आ रहा है, डीजल से ही तो आ रहा है। तो जहां से जिसके लिए आपने पैसा लिया वहीं से पैसा आ रहा है, तो आपकी बैलेंस शीट टैली होती है और सरप्लस भी होना चाहिए। ये मेरा एक छोटा सा टिप्पणी था, प्लीज कंटिन्यू राजकुमार। सही आपने बोला कि बल्कि होते हैं, अगर सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट दोनों को ले तो करीब 6.5-7 लाख से करोड़ के करीब आते निकल जी। और ये भी 1,40,000 करोड़ का पेमेंट आपका कोई बुलेट पेमेंट नहीं है, ये डिफॉल्ट पेमेंट है।
आप 7-8 साल से गवर्नमेंट में है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं। आपने अगर आधे भी पे किए होते तो भी, और सबसे बड़ी बात, ऑयल बॉन्ड को आपने 12% पे नहीं लिए हैं। निखिल जी, आप समझिए इस चीज को। आपने कोई कंज्यूमर को वो देखना पड़ेगा। आपने ये कहीं से भी अगर IRR आपका देखा जाए और आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल देखा जाए तो आप कहीं से भी लॉस में नहीं है। तो वो प्योरली ऑप्टिक्स के लिए है, तो शायद उस पर बहुत ज्यादा हम लोग ध्यान दें या ना दें, वो पॉलिटिकल आर्गुमेंट है। अब रही बात की कंज्यूमर्स के साइड की, तो इसमें ये रियल PPP मॉडल है निखिल जी, पब्लिक और प्राइवेट पार्टिसिपेशन। इंडिविजुअल्स को भी देखना पड़ेगा कि कैसे करें कि हम अपने को डिसिप्लिन करें, और गवर्नमेंट को भी देखना पड़ेगा कि ऑप्टिक्स में सुबह शाम जाने के बजाय ऐसा काम करें जो प्रोडक्टिव हो, जहां से पैसे आए। तो ये सारी चीजों को लेकर के न कि सिर्फ अपने डायाट्राइब्स में लगे रहे, वर्ड अगेंस्ट वर्ड, हमने ये किया उसने ये किया, और पब्लिक को कंफ्यूज करते रहे, पब्लिक को के माइंड को डिले करते, उनसे सॉल्यूशन आने वाला है नहीं। तो ये दोनों चीजें देखनी पड़ेगी कि पब्लिक कहीं न कहीं गलत रास्ते पे ना जाए, गलत काम नहीं करे। जैसे कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने कहा था कि अगर किसी भी तरह से डिग्निटी ऑफ लेबर और हेल्थ कॉन्शियसनेस को अगर नेशनल अवेयरनेस का पार्ट बना दिया जाए, मैं आज भी बोल रहा हूँ निखिल जी, आप यू हैव वोन, आप जीत गए। मैं बता रहा हूँ, यू हैव वोन दी नॉट ओनली दी बैटल, यू हैव वोन दी वार। अगर ये दो चीज आपने कर दिया, यू आर डन। यही दो चीज तो है जो मारे हुए पूरे देश को, वो अपने आप आ जाएगा। देखिए, मेट्रो मनी ने राजकुमार यही कहानी दिखाई, अरविंद गुप्ता की। बोरीवली में दुकान लगाई, नाला चौपारा में दुकान लगाई, व्यवसाय बढ़ाया, लोग परिवारों को सेटल किया। अब शराब की लत छूट गई, पैसा बचाया। तो जैसा आपने कहा, हेल्थ, शराब नहीं पीने से न सिर्फ पैसा बचता है, आपकी सेहत के ऊपर भी अच्छा असर पड़ता है। दवाई का खर्चा कम होता है, आपकी सेहत अच्छी रहती है, आप लंबा जीते हो, मेहनत अच्छा कर सकते हो, कमाई बढ़ा सकते हो। तो जो आपने जैसे कहा नेशनल अवेयरनेस, वही हम लाना चाहते हैं ये कहानी के जरिए। तो मुंबई करो की कहानी है। शेट्टी साहब, राजकुमार जी ने बहुत बढ़िया बात बोली, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन दिस वॉर अगेंस्ट महंगाई, वॉर अगेंस्ट इन्फ्लेशन। इसके ऊपर आपकी टिप्पणी लूंगा, फिर प्रिया जी से बात करूंगा, फिर आपके पास वापस आऊंगा। ITC, गॉडफ्री फिलिप्स और जो हमारी तीसरी कंपनी यूनाइटेड ब्रूअरीज की बात करने के लिए। पहले आपसे सर, एज ए मुंबईकर, एज ए सीनियर सिटीजन, आपकी क्या राय है महंगाई के बारे में? जो लड़ाई चल रही है, जो मुहिम है महंगाई के सामने, इसके बारे में कोई टिप्पणी सर? देखिए, महंगाई तो बढ़ रही है निश्चित है, और उसका भार भी आम आदमी पर ज्यादा पड़ रहा है जी। क्योंकि दो तरह के सेक्टर होते हैं जिसमें जैसे जो अपने भाव बढ़ा सकते हैं और दूसरे जो भाव नहीं बढ़ा सकते हैं। जी। जो भाव बढ़ा सकते हैं जैसे IT सेक्टर है। IT आपकी जो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, हार्डवेयर बना रहे हैं, वो जितना भी भाव बढ़ाएंगे वो सामने कंज्यूमर को लेना ही है, क्योंकि उसको अल्टरनेटिव नहीं है। जी। तो आम आदमी जाके अपने खुद को, जो IT का नहीं है, IT वालों की डिमांड है, दूसरों की ज़्यादा डिमांड नहीं है लेबर की जी, या उसमें इतने ग्रोथ नहीं है। और ऐसे में ये जो सिगरेट का और ये तंबाकू का और ये शराब का ये एडिशनल भार है, वो बहुत भारी पड़ता है जी। इसके बारे में मैं एक आंकड़ा दूंगा कि हमारी पर कैपिटल कंजम्पशन अल्कोहल की विश्व में कहीं पर भी कहीं प्रमुख स्थान पर नहीं आती है जी। क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है, इसके लिए 50% विस्की का कंज्यूमर है भारतवर्ष। अच्छा। और वो सिर्फ इसलिए कि भारत की पॉपुलेशन ज़्यादा है, जनसंख्या ज़्यादा है, इसलिए वो उसमें आता है। पर कैपिटल कंजम्पशन काफ़ी कम है जी। और दूसरा क्या है, हमारे यहाँ जो शराब बनाने वाली कंपनियां हैं, अभी जैसे रेडिको खैतान है, वो 85 देशों को निर्यात करती है। अच्छा। और दूसरी भी जो कंपनी है उनमें से भी काफ़ी निर्यात होता है जी। तो अगर हम सीधा उदाहरण लेंगे तो मार्केट कैप में जोड़ेंगे कि इतना उनका मार्केट कैप है और इतनी सेल्स हुई, तो सेल से पहले हमें फिगर निकालनी पड़ेगी एक्सपोर्ट कितना कर रहे हैं जी। तो उतनी यहाँ कंज्यूम नहीं हो रही है जी तो एक जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बोली आपने सेठी साहब। मेरे ख्याल से एक लाइटर वेट में कहूंगा कि लेट अस एक्सपोर्ट दिस टू आवर नेबरिंग कंट्रीज और दोज कंट्रीज विथ हुम वी फाइट
उनकी थोड़ी सेहत खराब करें शराब वराब बेच के सिगरेट विगरेट बेच के, तो शायद हमारी लड़ाई उनके साथ और स्ट्रांग हो जाए। लेकिन बहुत अच्छी बात बोली आपने, ये जो आईटीसी है, रेडिको खैतान है, यूनाइटेड ब्रूअरीज है, इनकी जो सेल्स को देख के हम ये ना सोचे कि ये सिर्फ भारत में बेचते हैं, इनका निर्यात का जो पोर्शन है बहुत बड़ा है। प्रेशियस फॉरेन एक्सचेंज का बात है हमारे देश के लिए, यानी ऐसी कंपनियों को हमें नेगेटिवली नहीं देखना चाहिए, इनका एक नेशनल रोल भी है जो वो प्ले करते हैं। आई विल कम बैक टू यू सेठी साहब, आई विल टेक सम कमेंट्स फ्रॉम प्रिया जी। प्रिया जी, आपका स्वागत है वापस इस शो पे। आपने सुना होगा अब तक जो हमने महंगाई के अगेंस्ट में जो एक मुहिम शुरू की है, मुंबई करो की कहानी दिखाई। आपसे टिप्पणी लूंगा, आप गुजरात में रहती हैं, आप अहमदाबाद की हैं, आपने वहां भी महंगाई के सामने लोग लड़ाई करते होंगे, तो आपकी कुछ टिप्पणी लेता हूँ और आपकी कुछ राय लेता हूँ इसके बारे में। जी सर, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए। तो सर, महंगाई हर जगह बढ़ रही है। आई थिंक ये सिर्फ मुंबई में नहीं है बल्कि पूरे हिंदुस्तान में है। आपने जो वीडियो दिखाया वो बहुत इंटरेस्टिंग था, देखकर अच्छा लगा कि किसी को तो कोविड से फायदा हुआ, अदरवाइज कोविड ने सबका नुकसान करवाया है। तो इट वाज गुड टू सी दैट वीडियो। और यहाँ पर भी सर महंगाई को लेकर काफी चिंता है, सब लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। और महंगाई एक ऐसी चीज है कि अल्टीमेटली कंज्यूमर्स को ही बेयर करनी पड़ती है, क्योंकि सरकार की तरफ से हमेशा इतनी कोशिश नहीं होती है कंट्रोल करने की। तो वी हैव नो ऑप्शन बट टू बेयर। धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी, अगर लाइटर नोट पे कहें तो वी जस्ट लर्न टू लिव विद इन्फ्लेशन। और जिस तरह पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट के बढ़ने से एवरीथिंग विल, ऑल द कॉस्ट विल गो हाई। तो देयर इज नो ऑप्शन कि हम सिर्फ अपने बजट को कंट्रोल में करें, फिजूल खर्च कम करें। बिल्कुल, बजट में कंट्रोल करना आय बढ़ानी है, और आय बढ़ाने के ऊपर हम और प्रोग्राम करेंगे और कुछ कहानियां भी दिखाएंगे, जैसे हमने मंडे को दिखाई थी अशोक जी के बारे में, जो हेयर सैलून चलाते हैं नाला सोपारा में, कैसे वो साइड इनकम कमाते हैं, कैसे उनकी आय बढ़ाते हैं और कैसे उनका परिवार का ध्यान रखते हैं। तो उसके ऊपर भी हम कुछ, और आपके पास अगर कोई अहमदाबाद में या गुजरात से कोई अच्छी कहानी आती है तो हमें जरूर बताइएगा। राजेश जी, बिफोर वी गो बैक टू सेठी साहब एंड आस्क हिम टू टॉक अबाउट आईटीसी एंड गॉडफ्रे फिलिप्स एंड यूनाइटेड ब्रूअरीज एंड रेडिको खैतान, आपकी राय, ये जो राजनीतिक मुद्दा तो है ही, लेकिन आप भी परप्रांति से आप भी बाहर से मुंबई आए हो, आपने अपनी एक जगह बनाई है, आपका भी परिवार है, आप हैप्पीली मैरिड हो, ऐसा हमने सुना है, जैसे हम सब हैप्पीली मैरिड है। और ये आप अपने एक आपका पर्सनल एक्सपीरियंस जो है टू फाइट अगेंस्ट इन्फ्लेशन, कुछ उसके बारे में बताएं। सर, जैसे हर इंसान महंगाई से इस समय परेशान है, तो उस तरह मैं भी थोड़ा परेशान हूँ सर, क्योंकि हर महीने में राशन का बिल देखता हूँ तो सर मुझे हर महीने कम से कम 800 से 900 रुपए की बढ़ोतरी देखने मिलती है। तो मैं मेरी वाइफ को पूछता हूँ ये महीने क्यों इतनी, किस चीज़ में बढ़ोतरी हो गई, तो वाइफ बोलती है जो चीज़ पहले ये रेट में मिल रही थी अब इस महीने ये रेट में मिल रही है। तो सर महंगाई से तो हम सब परेशान है। दूध के दाम जो हर महीने हम उसको 1500-1600 रुपये चुकाते थे, अब उसका 1800 से 2000 रुपये बिल आ रहा है। तो ऐसे तो हर कोई इंसान सोच रहा है, क्योंकि सिलेंडर के दाम बढ़ जाते हैं सर, जो सिलेंडर 800, 850, अब 950 रुपये तक पहुंच गया। तो हर चीज के दाम हर महीने बढ़ते हैं, तो सबको परेशानी होती है कि सर मैंने ये बजट का कैलकुलेशन किया था कि इतने ये महीने मुझे इतने खर्च करने हैं, लेकिन महीने के अंत में मालूम पड़ता है कि जो मैंने सोचा था उसके ऊपर ही सब कुछ खर्च निकल गया। तो ऐसी परेशानी तो सभी के साथ होती होगी सर, जो नॉर्मल आदमी फैमिली चला रहा है, कि वो सोचता कुछ है और होता ही कुछ और है सर, दूसरा हो जाता है महीने के एंड में। तो ये महंगाई तो सब त्रस्त है सर, और महंगाई के लिए कुछ ना कुछ सरकार को कदम उठाना होगा। और सबसे बड़ी बात सर, जो आप बेसिक आइडियाज देते हैं लोगों को कि खर्च कम कीजिए, और इसके लिए आपने इलेक्ट्रिसिटी का उदाहरण दिया, अब आज आपने नशे का भी एक अच्छा उदाहरण दिया, और आपने जो कंज्यूमर का इंडेक्स दिखाया सर, किस तरह लोगों के कहाँ कितना प्रतिशत खर्च होता है, इसमें हम कहाँ कटौती कर सकते हैं सर, इससे जरूर लोगों को सीखना चाहिए। हर इंसान रोज मिठाई तो नहीं खाता सर, मिठाई तो कोई ना कोई ओकेशनली खाता है। नशे की बात है सर, सिगरेट, गुटखा या शराब, इसके कई लोग आदी है, और वो चाहकर भी रोज खर्चा करते हैं उस पर, और वो थोड़ा थोड़ा लगकर, अगर आपने जैसे कहा सर
2 से 3% अगर उसकी कमाई का है, तो वो अगर रोज भी अगर एक इंसान 50 से 60 रुपए भी नशे पे डालता है, चाहे वो गुटखा कंज्यूम करता हो, सिगरेट पीता हो और शराब पीता हो, तो उसकी बात ही अलग है, उसके तो खर्चे बहुत बढ़ जाते हैं सर। लेकिन अगर सिगरेट और गुटखा भी अगर एक इंसान रोज के 50 से 100 रुपए खर्च करता है, तो ये 3000 रुपए हो जाते हैं सर। तो एक छोटे परिवार का तो थोड़ा पैसा और मिला के राशन आ जाएगा। तो एक इंसान को सोचना चाहिए कि नशे को कैसे कम किया जा सकता है। एक साथ ना छूटे, हर इंसान से एक टाइम पे नहीं छूटेगा, लेकिन सर धीरे धीरे उसे कम करना चाहिए और फिर इस बुरी लत को छोड़ देने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि उसका सर सेविंग्स बढ़े और ये जो फिजूल खर्ची है जिससे उसको स्वास्थ्य को भी नुकसान हो रहा है, वो भी सर बंद हो जाएगी। उसके लाइफ में एक अच्छी पॉजिटिव एनर्जी की एंट्री होगी और जिसके कारण उसको पैसे की भी बचत होगी और स्वास्थ्य में भी उसके सुधार होगा सर। ये बिल्कुल जैसा आपने कहा, देखिए आप 2.5% खर्चा बचाएंगे नशीली पदार्थों पे, लेकिन आप सेहत के ऊपर भी जो खर्चा करते हो, मेडिसिन के ऊपर, शराब पीने से एसिडिटी होती है, हार्ट का प्रॉब्लम होता है, लिवर का प्रॉब्लम होता है, फिर आप गोलियां खाते जाते हो और उसका भी पैसा दे, सुबह गोली खाते शाम को शराब पीते, सुबह गोली खाते शाम को शराब पीते। तो ये जो 2 कंटिन्यूअस जो खर्चा आप करते हो, एक के बंद होने से दूसरा भी बंद हो जाता है, दूसरा भी कम हो जाता है। तो इसका एक जो एक्सेलरेटिंग इफेक्ट आता है, ये भी बहुत जरूरी है। तो मेरे ख्याल से बहुत बढ़िया बोला आपने कि ये पहले हमारे खर्चे को देखिए, सरकार अपना काम करेगी, सरकार के काम नहीं करेगी तो राजेश जी हैं जो हमेशा प्रोग्राम करते हैं मेट्रो मुंबई पे और राजनेताओं के ऊपर प्रेशर डालते हैं कि आम जनता के लिए क्या करना है। पेट्रोल की चोरी के बारे में आज उन्होंने ब्रेकिंग स्टोरी किया सुबह, और हम इसके बारे में और चर्चा करेंगे दिन भर, और राजेश जी आपको कहानी बताते रहेंगे, न्यूज बताते रहेंगे क्या हो रहा है। प्रिया जी, बिफोर वी गो टू सेठी साहब, एक नजर डालते हैं मार्केट के ऊपर और फिर सेठी साहब से 3 कंपनी के बारे में सुनते। टेक्निकल टीम अगर प्राइसेस रेडी है शेयर बाजार की, तो क्विकली आप विश्लेषण करें प्रिया जी, और फिर हम सेठी साहब से बात करते हैं। कल क्या हुआ अंतरराष्ट्रीय बाजारों में और भारत के बाजारों में, उसके बारे में थोड़ा विश्लेषण। जी सर, अगर मार्केट को देखें, इंटरनेशनल मार्केट को, तो पूरी मार्केट में उछाल है, ऊपर है मार्केट। और मार्केट ऊपर होने का एक ही कारण है कि फिर से रशिया और यूक्रेन के बीच में एक पीस टॉक हो रहा है। इसने मार्केट का पूरा सेंटिमेंट चेंज कर दिया है। फिर से एक होप है इन्वेस्टर्स में कि शायद ये मैटर रिजॉल्व होगा और युद्ध जो है वो थम जाएगा। तो इस होप में पूरी मार्केट ऊपर है। अमेरिकन मार्केट इसलिए ऊपर है और यूरोपियन मार्केट भी इसी कारण से ऊपर है। अमेरिका में एक और रीजन है कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो काफी नीचे है, मतलब कि ऑलमोस्ट रीचिंग एम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, तो इसलिए अमेरिका ऊपर है। यूरोप जो है वो इसी कारण ऊपर है क्योंकि एक पीस टॉक चल रहा है टर्की में, और एशिया भी इसी वजह से ऊपर है। लेकिन जापान में एक और रीजन है कि इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं कि और भी एफर्ट्स लगाए जाए। तो गवर्नमेंट बॉन्ड बाइंग उन्होंने ऑफर किया है लोगों को, जिसके कारण जापान ऊपर है। शंघाई थोड़ा सा नीचे है क्योंकि वहाँ पे फिर से लॉकडाउन्स लग रहे हैं, सिचुएशन काफी खराब है वहाँ, इसलिए चाइना थोड़ा सा नीचे नजर आ रहा है। और एवरग्रांडे ग्रुप जो है वो फिर से न्यूज में है। वो अपना एक सिटी जो है क्रिस्टल प्रोजेक्ट सिटी, वो उसको पूरा बेच रहे हैं बिकॉज उनको लिक्विडिटी चाहिए एवरग्रांडे में, तो इसके कारण दे आर सेलिंग वन प्रोजेक्ट। तो देख सकते हैं कि चाइना आज थोड़ा नीचे है। जी जी जी। और क्रिप्टो करेंसी शायद थोड़ा नरम है, आगे बात करें। जी, क्रिप्टो करेंसी नरम है, कोई न्यूज नहीं है इसमें, बट मैं कहूंगी कि स्टेडी है। 2-3 दिनों से यही रेंज में चल रहा है क्रिप्टो। बिटकॉइन, इथेरियम, ब्रेंट के बारे में क्या ख्याल है प्रिया जी? ब्रेंट 105 तक जाके आया था मेरे ख्याल से कल 2 दिन में, फिर वापस 105, पहले ऊपर चला गया था 18, 17, 117, 118 पे, फिर 105 पे आ गया था, और फिर अब शायद 108, 110 के आसपास घूम रहा है। इसमें कोई आपको ट्रेंड दिख रहा है? इसमें कोई खबर ईरान के बारे में या ओपेक के बारे में या रशिया का जो तेल है भारत आएगा नहीं आएगा उसके बारे में? सर बहुत ही वॉलेटाइल है, ऑयल जो है वो इस वक्त बहुत वॉलेटाइल है। जैसे आप कह रहे हैं कि 118 था, फिर कल 105 तक गया, 108 है, बहुत वॉलेटाइल है ऑयल मार्केट। ये रेंज पे इसलिए है क्योंकि पीस टॉक चल रहे हैं। दूसरी बात यह है कि चाइना में लॉकडाउन लग रहा है तो इसका भी डिमांड पर असर होगा।
जहां तक ईरान की बात है, न्यूज में कुछ ज्यादा नहीं आ रहा है ईरान के बारे में. देयर इज नो न्यू न्यूज अबाउट ईरान. और ओपेक की मीटिंग होगी नेक्स्ट वीक, तो उसके बाद शायद ओपेक से भी न्यूज आएगा कि वो क्या तय कर रहे हैं सप्लाई को लेकर. जी Rajkumar ji, quick comment on Bombay market and then we'll go to Sethi Saab for the 3 shares that we spoke about. Rajkumar ji, quick comment, anything on the Bombay stock markets, National Stock Exchange, any advice, any developments, any new analysis? एनालिसिस में तो वही है कि जैसा कि मैडम ने बताया कि वार काफी लग रहा है कि शायद अभी पीस स्टॉक आ जाएगा, जैसा कि दोनों उसके कारण मार्केट ने अपने ढंग से अपना एक लिया है, तो मार्केट में स्ट्रेंथ है. लेकिन मार्केट को शायद इस बात का अंदेशा था कि पीस स्टॉक हो जाने वाला है. यही कारण है कि 53-54,000 के बाद 58 ऑलमोस्ट 59,000 तक मार्केट रिकवर किया. तो मार्केट को कहीं न कहीं ये फील आ रहा था कि ये पीस स्टॉक कहीं न कहीं जाके आएगा. तो अभी काफी पॉजिटिव लग रहा है और लग रहा है कि शायद कोई न कोई एक सॉल्यूशन आएगा, तो मार्केट अभी रहेगा. लेकिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई बुलिशनेस का जगह नहीं है. आफ्टर ऑल मार्केट ट्रेडिंग जोन में ही रहेगा. तो ऐसा नहीं कि वार ना होने से मार्केट, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए अभी भी वेट करने की जरूरत है. निखिल जी जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से वेट एंड वॉच इज द अंडरलाइंग प्रिंसिपल ऑफ टुडेज मार्केट. सेठी साहब, हमने राजकुमार जी ने कहा नॉन एसेंशियल कॉस्ट पे कंट्रोल करना जरूरी है, एसेंशियल कॉस्ट सब करते रहिए. अब इसका अगर ये फिलोसॉफी कंज्यूमरिज्म में आता है कि हम नॉन एसेंशियल्स पे कंट्रोल करते हैं, नॉन एसेंशियल पे खर्चा नहीं करते हैं, तो ऐसी जो कंपनियां हैं जिनके शेयर ट्रेड होते हैं मुंबई स्टॉक एक्सचेंज पे एनएसई, जैसे सिगरेट है, गुटखा है, शराब है, ऐसी जो स्टॉक्स है, इसके ऊपर क्या आपके हिसाब से क्या इनके अर्निंग्स के ऊपर प्रेशर आएगा, क्या इनके भाव में असर आएगा, क्या इनके मार्केट कैप में इम्पैक्ट आएगा, और आगे चल के क्या कोई एक्सपांशन प्लान पे इम्पैक्ट आएगा कोई इसके ऊपर, या तो कोई स्पेसिफिक कंपनीज है जैसे आईटीसी है, रेडिको है, खैतान जैसा आप जिनका नाम आपने लिया, गॉडफ्रे फिलिप्स है, यूबी है, इसके ऊपर कोई सर टिप्पणी आपकी, एनीथिंग शेयर स्पेसिफिक, इंडस्ट्री स्पेसिफिक? इसमें दो पक्ष हैं. एक पक्ष तो ये है, ये हमें फैक्ट जानना है कि शराब और सिगरेट की कंजम्पशन में कमी आ रही है कि नहीं. जी. दूसरा उसको जानने का क्या रास्ता है. जैसे हमने एक उसका डाटा देखा कि कितना ये एक्सपोर्ट हो रहा है, कितना एक्सपोर्ट हो रहा है, तो उतना परसेंटेज तो निकल गया जी लोकल बिक्री से, डोमेस्टिक बिक्री से. और दूसरा क्या है कि इन कंपनियों के प्रॉफिट मार्जिन 100 से 200% बढ़े हैं पिछले 10 सालों में. तो प्रॉफिट मार्जिन से जो सेल्स बढ़ी हैं, जो सेल्स में बढ़ी हैं, तो उसको भी कम करना पड़ेगा हमें. तो उससे हमें नेट फिगर मिलेगी कि एक्चुअल कंजम्पशन कितनी बढ़ी है. और तीसरी चीज है, जहाँ तक सिगरेट का सवाल है, मैं एक तथ्य की ओर मेरा ध्यान गया, फैक्ट की ओर, होता यह कि इनकी पी रेशो 10 से 12 के आसपास है ज्यादातर कंपनियों की. तो जहाँ पी रेशो कम है, इसका मतलब नया इन्वेस्टमेंट उसमें आ नहीं रहा है. नया इन्वेस्टमेंट उसमें आ नहीं रहा है, आने की आशा नहीं है. और सिगरेट और शराब में देखें तो रेडिको, खैतान को छोड़कर कोई नई कंपनी इस क्षेत्र में नहीं आई है जी. तो ये सब चीजें इस तरह बता रहे हैं कि प्लीज गो अहेड, कि प्रॉफिट मार्जिन अच्छा होने के बावजूद भी कंपनियां क्यों नहीं आ रही हैं. और इसका एक कारण जो है, जैसे सिगरेट की डब्बियों पे ये पीने से कर्क रोग होता है, इस तरह के विज्ञापन वगैरह जो आने चालू हुए हैं. आईटीसी ने बहुत पहले समझ लिया था इस बात को कि अगर हमें जिंदा रहना है तो सिगरेट से बाहर जाना पड़ेगा. तो एक समय जो सिगरेट उसका मेन कंजम्पशन प्रोडक्शन का प्रोडक्ट था, उसको धीरे धीरे उसने होटल्स में, पेपर में, दूसरी चीज़ों में डाइवर्सिफाई किया. और आज वो कंग्लोमरेट बन गई है और उसका वैल्यूएशन दूसरे क्षेत्रों का सिगरेट से कहीं ज़्यादा हो चुका है जी. तो ये सब चीज़ें इस ओर इशारा कर रही हैं कि धीरे धीरे सरकार भी ये चाहती है कि इसका कंजम्पशन कम किया जाए, उसके लिए लोगों को हतोत्साहित किया जाए विज्ञापन के बहाने. और उसके कुछ तथ्य सामने आ भी रहे हैं, लेकिन थोड़ा और गंभीरता से हमें इनकी छानबीन करनी पड़ेगी कि सिर्फ सेल्स और प्रॉफिट देख के नहीं समझ पाएंगे. उसका एक्सपोर्ट कितना हो रहा है वो देखना है, उसका प्रॉफिट मार्जिन कितना बड़ा है. प्रॉफिट मार्जिन से भी लोगों पर रूट होगा. 10 पैसे की जो सिगरेट पीता था, अगर वो 8 रुपए की हो जाती है 20 साल में, तो उसकी पॉकेट में तो होल होगा ही. तो भाव बढ़ाने के पीछे एक प्रक्रिया ये भी है
जितना कंजम्पशन कम हो रहा है उतना भाव बढ़ाए जा रहे हैं उसको प्रॉफिट को कंपनसेट करने के लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमने भाव देखे सिगरेट के काफी स्काई हाई है, इसलिए जो आम आदमी जो सिगरेट पीता है उसके बजट में वो बड़ा एक रोल प्ले करता है। तो सेठी साहब, आई थिंक और लिकर में तो मोनोपोली है यूबी की, और काफी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिन्होंने पूरा मार्केट अब कंट्रोल करके रखा है, और इस वजह से नए एंट्रेंट्स नहीं आ रहे। तो थैंक यू फॉर दिस एनालिसिस, काफी अच्छा एक हमें आइडिया मिला कि इस कंपनी को जो एक तो आईटीसी है जिससे डाइवर्सिफाई किया, टोबैको से उनका डोमिनेंस जो हट गया है, एग्रो में गए, एग्रो प्रोडक्ट्स में गए हैं, कार्डबोर्ड में गए, पेपर में गए हैं, होटल्स हॉस्पिटैलिटी बड़ा एक उनका एक वेलकम ग्रुप करके बड़ा उनका एक डिवीजन है। तो ये उन्होंने बहुत पहले ही समझ लिया था कि इसके ऊपर फोकस नहीं करना चाहिए, और उनका पोर्टफोलियो एक्सपांड हुआ है। तो इस तरह से ये कंपनियां टोबैको के ऊपर, लेकिन देखिए टोबैको राजेश जी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये एक एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है। हमारे कई किसान जो है वो तंबाकू उगाते हैं। अब किसान के भी आप देखिए, इनको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। अब आप टोबैको को अच्छा समझे बुरा समझे एक अलग बात है, लेकिन जब एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है, जो बीड़ियां बनती है, जो बीड़ी एक इंडस्ट्री हमारे भारत की अर्थव्यवस्था में, वो भी अपने आप में एक बहुत महत्व रखते हैं। तो इसके बारे में आपको चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन एक किसान का जो भी एक मुद्दा है इन चीजों पे, क्योंकि टोबैको एंड इवन अल्कोहल टू अ सर्टेन एक्सटेंट कम्स फ्रॉम एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, so there is an impact on the agricultural sector also, but we will probably take that up as a separate topic of discussion in our future programs. So I think this is a good discussion. We are running out of time, so I will take closing comments from all four of you. Rajesh ji, pehle aap closing comment from you, then Priya ji, then Shetty sahab, and then Rajkumar ji. Rajesh ji, your closing comments please. सर, सबसे पहले तो आम आदमी को महंगाई को कंट्रोल करने के लिए अपने फिजूल खर्चों पर कम बंदी लगानी पड़ेगी सर, जिसमें नशा हो या जो जंक फूड है जो महंगे भी होते हैं और सेहत के लिए भी अच्छे नहीं होते, उस पर भी कंट्रोल करना चाहिए। साधारण घर का खाना खाने पर ध्यान ज़्यादा देना चाहिए, जैसे रोटी सब्जी दाल चावल घर से बनाकर लाइए वो खाइए, और उसमें सर खर्चा भी कम होगा। तो जो हम रोज़ाना हमारे खर्चे को देखेंगे सर, तो हम सोचते हैं कि ये चीज़ मैंने नहीं की होती तो आज मेरे इतने पैसे बच जाते। और जैसे आपने भी कई चीज़ों की एडवाइस दी है कि सर लाइट पर, घर में जो लाइट की जो फिजूल खर्ची होती है, लाइट ऐसे ही चलते रहती है तो उसे बंद कीजिए, जहाँ ज़रूरत नहीं है ऐसे ही लाइट जली रहती है बाथरूम की या कहीं की भी, तो उन लाइट्स को ऑफ कीजिए, स्विच ऑफ कीजिए प्रॉपरली, और टीवी को स्लीप मोड में मत रखिए, वहाँ बटन बंद कीजिए। तो जहाँ जहाँ हम बचत कर सकते हैं, खर्च को कम कर सकते हैं वो करिए, क्योंकि महंगाई में सरकार करेगी तब कुछ कदम उठाएगी, लेकिन अब रोज लगातार महंगाई बढ़ने लगी है। पिछले 9 दिनों में 8 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, लगभग 4 से 4.5 रुपए पेट्रोल पर, और इतने ही रुपए डीजल के दाम बढ़ चुके हैं, और आगे भी बढ़ने ही वाले हैं, क्योंकि कच्चे तेल के दाम $100 प्रति बैरल से ज्यादा है सर। अभी भी जो $140 प्रति बैरल तक कुछ समय पहले पहुंच गए थे जब ये वॉर शुरू हुई थी, लेकिन अब पीस टॉक चल रही है तुर्की में, दोनों कंट्रीज के बीच में, तो शायद आने वाले दिनों में ये वॉर भी रुक जाए। लेकिन फिर भी जो कच्चे तेल के दाम है सर वो $100 प्रति बैरल के नीचे आएंगे, ऐसी उम्मीद कम लग रही है, क्योंकि उतार चढ़ाव देखने मिल रहा है कच्चे तेल के दामों में, जिसके कारण पेट्रोल डीजल के दाम लगातार हमारे देश में बढ़ रहे हैं। और आपने तो पहले प्रेडिक्ट किया था सर कि जैसे ये इलेक्शंस के रिजल्ट आएंगे 5 स्टेट्स के, वैसे ही हमारे देश में दाम बढ़ा दिए जाएंगे, और आपका प्रेडिक्शन बिल्कुल सही रहा सर। जैसे ही सरकारें फॉर्म हो गई है इन स्टेट्स में, अब मंत्रिमंडलों का विस्तार हो गया है, सभी मंत्रियों को विभाग दे दिए गए, और अब पूरे देश में पेट्रोल डीजल के दाम 80 पैसे, 50 पैसे, 90 पैसे, 80 पैसे ऐसे कर करके रोजाना बढ़ाए जा रहे हैं सर, जिससे आम आदमी पर महंगाई की मार लगातार पड़ रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जोर का झटका धीरे से लगे, ये सरकार का शायद क्रेडो है। प्रिया जी, आपकी क्लोजिंग कमेंट्स, फिर हम सेठी साहब से बात करें। प्रिया जी। जी सर इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ने ही वाला है, और कहीं ना कहीं हमें ही कंट्रोल करना है। तो जैसे राजेश जी ने कहा कि हमें अपने खर्चों को कंट्रोल में लाना है, हमें एक बजट बनाना है, हमारे पास और ऑप्शन है नहीं। और मार्केट जो है वो अभी भी ऑयल वॉलेटाइल है, काफी वॉलेटाइल है पिछले महीने से, तो इन्फ्लेशन पे कंट्रोल नहीं होगा, इसलिए कहीं ना कहीं हमें ही बजट कंट्रोल करना है। बिल्कुल, सेल्फ कंट्रोल, कॉस्ट कंट्रोल, इंक्रीज इन इनकम, हम इसके ऊपर ध्यान देते रहेंगे, मेट्रो मुंबई के थ्रू ये कहानी लाते रहेंगे, और हम सही रियल लाइफ में जो रियलिटी शो है मुंबई का वो आपके सामने पेश करते रहेंगे। सेठी साहब, क्लोजिंग कमेंट्स फ्रॉम यू प्लीज।
मैं ये कहना चाहूँगा कि एक विशेष समुदाय के लोग हैं जो टोबैको, ड्रिंक्स और नॉन-वेज, इनमें अलग अलग ग्रुप हैं उनके, उसमें इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा नहीं देते हैं। उनके पास पैसा बहुत है लेकिन इसको डिस्करेज करते हैं। वो भी अपनी तरफ से एक अच्छा प्रयास कर रहे हैं महंगाई को रोकने का, कि जो एक फजूल की चीज़ है इसमें से जो भी जिसको लगे तो उसको बढ़ावा नहीं हो रहा है, तो नियंत्रण में आ रही है। जैसे सरकार अपनी तरफ से कर रही है। ये बात दूसरी है कि शराब बेचने पर कितना उसको प्रॉफिट होता है और उसके लिए उपाय करने पर कितना खर्चा होता है। देखिए दुविधा सेठी साहब, आपने जो बढ़िया बोली कि कोविड में पहले क्या खुला, कौन से बाजार खुले, तो पहले शराब की बाजार खुली। गवर्नमेंट ने कहा वाइन शॉप खोल दीजिए, आपके रिटेल शॉप बंद है, सुपरमार्केट बंद है, मॉल बंद है, लेकिन शराब की दुकान खोलिए। क्यों? क्योंकि जो आमदनी सरकार की आती है, टैक्स जो आता है, जो एक्साइज आता है, जो वैट आता है, इतने बड़े पैमाने पे आता है कि सरकार भी चाहती है कि शराब बिके। देखिए ये एक दुविधा है, एक सोशल कॉन्फ्लिक्ट जो हम कहते हैं सोसाइटी में, ये होता है इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट। और आपने बहुत ही बढ़िया पॉइंट प्रोग्राम के एंड में रेज किया, लेकिन शायद इसके ऊपर हम आगे चर्चा एक स्पेशल प्रोग्राम करेंगे कि शराब के ऊपर सरकार जो है कितनी निर्भर है, शराब निर्भर कितनी है ये सरकार, वो जरा देखेंगे आगे चल के। राजेश जी शायद आप आखिर क्यों में इसको पिकअप कर सकते हैं कि शराब के ऊपर जो निर्भरता है हमारे सरकार की कितनी है, कितना टैक्स आता है, और अगर कल उठ के समझो आपने शराब बंद कर दी तो इसमें कितना नुकसान होगा महाराष्ट्र सरकार का। जरा इस पे आप शायद इसके ऊपर एक प्रोग्राम करेंगे तो शायद अच्छा रहेगा। सेठी साहब, एनी अदर कमेंट और आई मूव ऑन टू राजकुमार जी। सर जी राजेश जी, बंद भी कर देते हैं सर तो ब्लैक में इजीली अवेलेबल है। ये मुंबई की खासियत है, बिल्कुल बिल्कुल। जो ग्रे मार्केट है या ब्लैक मार्केट है, वो जो कहिए आप, वहां से आ जाता है। तो ये अगेन इट्स अ सोशल प्रॉब्लम, इज अ सोशियो इकोनॉमिक इशू दैट we need to touch upon. Shetty Saab, if you have finished, I will move on to Rajkumar ji. Any other comment from you, Shetty Saab? नहीं सर, थैंक यू। Thank you so much, sir. Rajkumar ji. जी नहीं, सही बोला कि अगर लग जाए, इंसान को लगे अगर कि भाई अब सरकार कुछ नहीं कर पा रही है, तो आपके पास ऑप्शन क्या है, खुद करो, और तो क्या ऑप्शन हो सकता है निखिल जी। रही बात की जो आपने जो प्रेडिक्शन किया था कि 14 से 16 रुपया बढ़ाएगा, वो आपका प्रेडिक्शन थोड़ा गलत हो गया निखिल जी। बोलिए कैसे? आपने कहा था कि 7 तारीख के, बता रहा हूं ना, 7 तारीख के बाद बढ़ाएगा, लेकिन सरकार ने आपको 10 दिन का मोहलत दिया, 17 के बाद बढ़ाया है। आप समझिए, आपने कहा था रिलीफ दिया सरकार ने 10 दिन का आपको। बिल्कुल, मुझे लगता है केंद्र सरकार ने कहा चलो हम 5 में से 4 स्टेट में तो जीत गए हैं, जनता ने हमारा साथ दिया है तो थोड़ी मोहलत दे दीजिए जी। हम सेलिब्रेशन ऐसे करते हैं बीजेपी तब की 4 out of 5 states let us not increase the petrol for prices for 10 days। बहुत अच्छा बोला। और सर राजकुमार जी, और भी वाइंड अप, एनी मोर कमेंट्स? जी नहीं, वही सही बात है, ये जो सरकार को भी करनी पड़ेगी और पब्लिक को भी खुद डिसिप्लिन में जाना पड़ेगा ऐसे सिचुएशन में। दूसरे इसके रास्ते नहीं है। राजेश जी ने बताया कि आम लोगों की क्या प्रॉब्लम है, उनके बिहेवियर पैटर्न को जानना पड़ेगा, उनके जो गलत आदतें हैं उनको कम करना पड़ेगा। ऐसे सिचुएशन को काउंटर करने के लिए यही एक मॉडल पॉसिबल है, और कोई ज्यादा ऐसा दिख नहीं। गवर्नमेंट भी अगर क्रंच में है तो और क्या पॉसिबल हो सकता है, यही एक पॉसिबिलिटी है निखिल जी। जी सर, जी बिल्कुल, थैंक यू, धन्यवाद राजकुमार। राजेश जी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आपका कीमती वक्त दिया। प्रिया जी, एज यूजुअल यू जॉइन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग बैक, वील सी यू टुमारो मॉर्निंग। राजकुमार जी कल सुबह मिलेंगे। सेठी साहब, एज यूजुअल जब भी आते हो तो हमारे प्रोग्राम में रौनक आती है, फिर बुलाएंगे आपको। धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो आज के लिए इतना काफी है। हमने आपको मुंबई कर की कहानी सुनाई, मुंबई कर की जुबानी खर्चा कैसे कम किया जा सकता है, कोविड का फायदा क्या हुआ अरविंद गुप्ता जी को, उनकी शराब की लत छूट गई, 3000 रुपया महीने का उनको बचत हुआ। तो आपको अगर ये कहानी अच्छी लगी हो, आज का प्रोग्राम अच्छा लगा हो, तो लाइक करिए, शेयर करिए, क्योंकि आपके लाइक और शेयर करने से ही हमें प्रोत्साहन मिलता है, प्रेरणा मिलती है। दोस्तों, हम ये मुहिम, ये जो हमने शुरू की, ऐलान जंग जो किया है महंगाई के सामने, जारी रखेंगे। आपको हम मुंबई करों की कहानियां सुनाते रहेंगे और उसमें से प्रेरणा लीजिएगा, खुद की जिंदगी में कुछ फर्क लाइए। ये जो लड़ाई है, सरकार तो आपके साथ है ही, लेकिन ये जंग जो हमें लड़ना है वो हमें अकेले भी लड़ना है, सरकार के साथ भी लड़ना है, खर्चा कम करना है,
आय बढ़ाना है और हम आपके साथ में हैं इस जंग में। अगर आपके पास आपकी कोई कहानी है, आपका कोई नुस्खा है, आपकी कोई सीख है जो आप शेयर करना चाहे हमारे दर्शकों के साथ, तो हमें लिखिएगा, हम आपकी कहानी को इस प्रोग्राम पे दिखाएंगे जरूर। तो अगर कोई कहानी है, कोई सुझाव है, तो हमें लिखिएगा, ईमेल करिएगा metromumbai@metromani@metromumbailive.com, metromani@metromumbailive.com पे आपकी कहानी लिखिए। हम आपकी कहानी आपके वीडियो के जरिए आपकी जुबानी सुनाएंगे और अगर कोई सुझाव हो तो इसी ईमेल पे लिखिएगा। अगर कोई तकलीफ, कोई संकट, कोई दुविधा हो तो हमें लिखिएगा helpdesk@metromumbailive.com पे। हम आपकी मदद करने की जरूर कोशिश करेंगे। व्हाट्सएप नंबर भी हमारे स्क्रीन पे मुझे दिखाया जाता है। अगर आप ईमेल नहीं कर पाते हो, आपके पास ईमेल नहीं है और अगर व्हाट्सएप करना चाहते हो तो हमारा व्हाट्सएप आपको हमेशा हमारे स्क्रीन पे दिखेगा। उस व्हाट्सएप नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, हम आपसे जरूर संपर्क करेंगे। आज देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और कल सुबह 10:30 बजे फिर आएंगे हम मेट्रो मनी का प्रोग्राम लेके। लेकिन फिलहाल अभी इस वक्त कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि खबरों का और विश्लेषण का सिलसिला 24/7 जारी रहता है मेट्रो मुंबई पे। तो देखते रहिए, जुड़े रहिए मेट्रो मुंबई के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।